खुशामदीद नाजरीन। जिस तरीके से ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे एक बार में जिक्र किया था ओपेक प्लस मेंबरान की स्ट्रेटजी के हवाले से, वहीं पर हम इस बात को लेते चलते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सिनेरियो क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहला जो नजर आती जो बात के ऊपर हमें फोकस करते हैं वो गोल्ड और ऑयल के प्राइसेस हमें मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इंडेक्स से बात करते हैं कि डाउ जोन्स फुटसी, इसके अंदर तो चले वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के तहत काफी अप एंड डाउन हो रहा था, मगर ऑयल और गोल्ड इस वक्त ऐसे मार्केट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमने गुज़िश्ता साल से अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ बावर करते चले आए हैं कि इन दो पैरामीटर्स में किस तरीके से जो है वो रुझान चेंज होता है। जिस तरीके से ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे ओपेक प्लस मेंबरान की जो परफॉर्मेंस के ऊपर बात की थी, स्ट्रेटजी के ऊपर बात की थी, तो अब हम नजर डालते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर इस वक्त क्या रेट्स चल रहे हैं और इस वक्त इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के ऊपर क्या जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो कि ऑयल की इन्वेंट्री के हवाले से बात करते हैं, या अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इनकी जानिब से यह बताया जा रहा है कि जहां पे ऑयल की इन्वेंट्री को तकरीबन 2.4 मिलियन बैरल के हिसाब से नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहां पे तकरीबन 7.2 मिलियन बैरल से नेगेटिव इन्वेंट्री आ रही है। वहीं पर एक जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उसकी जानिब से तकरीबन 2.1 मिलियन बैरल नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो इन्वेंट्री 5.8 मिलियन बैरल नेगेटिव आ रही है। तो मजमूई तौर पे इन्वेंट्री का नेगेटिव आना इस बात की जमानत दे रहा है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री शॉर्ट हो रही है। ऑयल की इन्वेंट्री शॉर्ट होने का मतलब यह है कि हमने लेट्स सपोज के एक्सपेक्ट किया था कि हमारी और जो प्रोडक्शन है वो लेट्स सपोज के 20 यूनिट्स है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ये 20 यूनिट्स की प्रोडक्शन है इसमें से जो डिमांड है उसकी वजह से जब ये महीना या हफ्ता खत्म होगा तो ये 30 यूनिट्स की डिमांड होगी मार्केट में और हम 10 यूनिट्स के शॉर्टेज पे होंगे। ये बात इस तरीके से समझें कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 20 यूनिट्स की है, डिमांड 30 यूनिट्स की है, तो ऑलमोस्ट हम 10 यूनिट्स से शॉर्टेज हैं। मगर जब रियल टाइम में डिमांड आई तो पता चला कि वो डिमांड 50 यूनिट्स से आई और हम 30 यूनिट्स से शॉर्टेज में आ गए। तो ये इस तरीके से देखा जाए कि वो इससे पता चल रहा है कि डिमांड मार्केट्स के अंदर ऑयल की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स की बात करें या एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दोनों की जानिब से इस तरीके से जो इन्वेंट्री का शॉर्ट आना, नेगेटिव आना, वो ये इस बात की जमानत दे रहा है कि आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से हमने ब्रेक में जाने से पहले ओपेक प्लस मेंबरान की कहा था कि कॉम्प्रोमाइज किया था उन्होंने प्रोडक्शन के ऊपर, तो ये कहा ही जा रहा है कि अप्रैल से ऑनवर्ड ऑयल मार्केट्स की जो है प्रोडक्शन जो है वो शायद अपने लेवल्स पे आना शुरू हो जाए। यानी प्रोडक्शन अगर लेवल पे आना शुरू होगी तो ऑयल वापस अपने इसी प्राइस के आसपास ही मेंटेन करने की भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो ये थी पॉलिसी कि जिसके तहत रिस्क लिया ओपेक प्लस मेंबरान ने कि अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया। अब जब मार्केट के अंदर डिमांड हमें बड़ी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ऑयल की, यानी इन्वेंट्री नेगेटिव में आ रही है, तो अब ओपेक प्लस मेंबरान के पास जो है वो एक एरिना मौजूद है कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को वापस बहाल करें और ग्रेजुअली तरीके से जो आउटपुट को बढ़ाना शुरू करें। आलमी लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन जो है वो ओपेक प्लस मेंबरान ने जो है वो रोकी हुई है या स्टॉप की हुई है, प्रोडक्शन कट किया हुआ है। वहीं पर 1.1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सऊदी अरब ने इसमें वॉलंटरीली इजाफा किया है फरवरी के मंथ से। और साथ ही साथ देखिए तो अमेरिका टेक्सास के अंदर जो रिफाइनरीज थी, 31 रिफाइनरीज थी जिसको में ठंडे मौसम की वजह से वहां पर प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई थी। तो मजमूई तौर पर हमने देखा कि काफी हद तक के जो आलमी मार्केट्स का आउटपुट है यानी 100 मिलियन बैरल में से अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन बैरल या हम ये कह लें कि 11% प्रोडक्शन को कट किया हुआ था पूरी दुनिया में। उसके बाद अब हमारे पास डिमांड बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। गर्चे डिमांड अभी उस तरीके से नहीं बहाल हो रही, मगर फिर भी ओपेक प्लस मेंबरान की प्रॉफिटेबिलिटी तो बहाल हो गई, ये तो हम सब देख रहे हैं। वहीं पर जो है इनके रेट्स के बारे से बात करते हैं तो इस वक्त WTI क्रूड $1.55 नीचे आने के बाद $58.97 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $1.30 नीचे आने के बाद $62.63 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड इस वक्त $5 नीचे आने के बाद $1769 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है और सिल्वर तकरीबन $0.01 नीचे प्लस होने के बाद $27.08 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि ऑयल मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन फेज देखने में आ रहा है। गर्चे इसके ऊपर जो है वो कुछ ये भी न्यूज़ हैं कि सऊदी अरब और जो हौसी बागी हैं उनके दरमियान झड़पें भी हो रही हैं।
हैं। और साथ ही साथ जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र देखा जाए तो ऑयल में थोड़ा सा अपसाइड मूव किया था। अब ऑयल जो है वो वापस $60 से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से ये कहा भी जा रहा है कि शायद अप्रैल से प्रोडक्शन को कट किया जाए, इसी की शायद करेक्शन ऑयल ले रहा हो इस वक्त। मगर फिर भी इस वक्त जब तक ये कोविड का सिनेरियो बरकरार है और आर्मी मार्केट्स के अंदर इकोनॉमिक अभी डाउन टर्न मौजूद है, तो किसी भी सिमत ऑयल मूव कर सकता है। हमने एक एनालिसिस बताया था कि ओपेक प्लस मेंबरान ने किस तरीके से अपने प्राइस को अपसाइड मूव किया। उसको चाहे आप मैनिपुलेशन कहें, चाहे उसके अंदर आप कहें कि ये आवाम के साथ फ्रॉड किया है उन्होंने बड़े कुछ बिग चंक्स ने, मगर एक्चुअली अल्टीमेटली उन्होंने उस रेट्स को अचीव किया। और इस रेट को अचीव करने के पीछे काफ़ी ट्रांसपेरेंसीज भी मौजूद हैं कि किस तरीके से मैक्सिको ने इंटरवीन किया था गुज़िश्ता साल, किस तरीके से अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, रशिया और सऊदी अरब की रिफ्ट भी हो गई थी इसी प्रोडक्शन के हवाले से, मगर उसको सबको अलाइंड करते हुए इनको आगे लाया गया। और अभी भी ऑयल तकरीबन 58 to 60 US डॉलर के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता भी है तो ये शायद नीचे की साइड के ऊपर मूव करे, तकरीबन 57, 56, 55 के करीब आ जाए तो ये। मगर जो हमारी API यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है ऑयल की डिमांड के हवाले से। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना यह है कि किस तरीके से ऑयल अपने आप को स्ट्रेच करता है। और दूसरी जानिब हम बात करें तो गोल्ड इस वक्त अपनी कदर थोड़ी सी डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका के अंदर जो है वो इस वक्त स्टिमुलस पैकेज दिया जाने का इरादा है और ये स्टिमुलस पैकेज है 1.9 ट्रिलियन US डॉलर का। तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा इबाम है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है आलमी मार्केट्स की। और दूसरी चीज जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो कमोडिटीज का, वो सबसे बड़ा ये होता है कि हेजिंग के ऊपर काम हो रहा होता है, यानी आपकी अपनी वैल्यू कुछ है और उससे कई गुना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करा दी जाती है। एक तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव एडवांटेज होता है। दूसरा ये है कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं काम कमोडिटीज में, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर होता है, यानी पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायर और मैच्योर होने के बेसिस के ऊपर आपको अपनी लिक्विडिटी को बैलेंस करना होता है। तो ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल जो है वो आलमी मार्केट्स की कदरें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मार्केट्स के अंदर यही सेंटीमेंट्स बरकरार रहे। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो FATF के ऊपर जो है पाकिस्तान बड़ा पुरुमीद है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का जो FATF के रिव्यू हो रहा है 22 से 25 फरवरी को, इससे पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहीं पर जो है रहमान मलिक साहब जो कि एक्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी FATF को खत लिखा है और उसमें काफ़ी ऐसी बातें की हैं कि पाकिस्तान को पीछे रखने के लिए जो है वो भारत इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए और जो भी इसके अंदर पाकिस्तान की चीज़ें हैं उसको बैलेंस करके पाकिस्तान को जो है वो व्हाइट लिस्ट में मुंतकिल किया जाए। बहरहाल ये तो एक खतो किताबत होती ही रहती है गवर्नमेंट की जानिब से, मगर इस पर जो पाकिस्तान ने अमल किया है उसकी भी समरी FATF को पहुंचा दी गई है। और उम्मीद ये करते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान ने जो पहले 27 एक्शन प्लान्स के ऊपर 21-22 में से जो है अमल किया था, अब रिमेनिंग 5 से 6 प्लान जो है उसके ऊपर भी पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है और उसकी समरी जो है वो FATF को पहुंचा दी गई है। उम्मीद ये की जा रही है गवर्नमेंट के वफ्द की जानिब से कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेगा और पाकिस्तान जो है व्हाइट लिस्ट में मुंतकिल हो जाएगा। जबकि कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को शायद जून के तक का टाइम दिया जाए और पाकिस्तान को मजीद कुछ मोहलत दी जाए अपने कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए। तो एक जानिब अगर ये टाइम फ्रेम लेट सपोज के पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान के पास एक सिनेरियो ये डेवलप होता है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस तरीके से दावे कर रहा है कि वो 27 एक्शन प्लान के ऊपर तकरीबन अमल कर चुका है। तो देखना यह है कि FATF की टीम किस तरीके से पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर बावर करवाती है और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन प्लान के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान के स्टेटस को क्या रेट करती है, यानी पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट में ही मेंटेन किया जाता है या व्हाइट लिस्ट में भी मुंतकिल किया जा सकता है, जिसके चांसेस एज पर गवर्नमेंट न्यूज़ या गवर्नमेंट रिव्यूज बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में मुंतकिल किया जाएगा। अगर पाकिस्तान लेट सपोज के ग्रे लिस्ट में रहता है तो मार्केट जो है वो पाकिस्तान की जो इसी तरीके से भी चल रही है उनके अंदर काफ़ी इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है और पाकिस्तान के लिए एक और पीरियड होगा कि पाकिस्तान अपने कानून साजी को और मजीद मजबूत करे। मगर अगर पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में कर दिया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश आइन न्यूज़ हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए एक ओपन एरिना हो जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उनकी आमद और रफ्त का जो सिलसिला है वो बहुत जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा और जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का रुझान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
क्योंकि एफएटीएफ की जो इस वक्त नुकात हैं वो एंटी टेररिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बहुत फोकस है। तो अगर ये तमाम तर चीज़ें कि टेररिज्म के ऊपर भी पाकिस्तान अगर ये कहता है कि हमने हिकमत अमली तैयार की है और जो इसके ऊपर कानून साजी हुई है उसे टेररिज्म को रोकने में भी पाकिस्तान ने या दहशतगर्दी को रोकने में भी पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर रहा है, वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा है, तो ये जब ये तमाम तर चीज़ें क्लियर होंगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ घूमने फिरने या टूरिज्म के लिए आएंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे कि कहां पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा सकती है। तो ये कुछ समरात हैं। उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी हो रही हो वो बैलेंस्ड हो, टॉप टू बॉटम एक ही कानून नाफिज किया जाए, इंसाफ की फरहमी हो, एफएटीएफ हो चाहे कोई और इदारे हों, वो जो भी डिक्टेट कर रहे हैं वो तो आलमी स्टैंडर्ड के हिसाब से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहे हैं। कुछ हमारे अपने भी पैरामीटर्स हैं, इंसाफ के तकाजे हैं, कुछ हमारे अपने भी उसूल कवायद हैं जिसको हम रियासत मदीना कहा जा रहा है कि रियासत मदीना का पाकिस्तान को लक़ब दिलवाया जाएगा। तो उन कवायद और ज़वाबित पे भी तो अमल करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इंटरनेशनल एक्ट ठीक है वो बहुत अच्छे हैं कि फाइनेंशियल के लिए हमारे बड़ा अच्छा है कि हमारे कारोबारी सरगर्मियों के लिए, मगर जो हमारे अपने बुनियादी कानून हैं उनको भी नाफिजुल अमल करना होगा, इंसाफ की फराहमी को अवलीन तरजीहात में रखना होगा और साथ ही साथ जो है वो कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इसके ऊपर भी देखा जाए काफ़ी राय, इसके ऊपर दो राय भी काफ़ी मिलती हैं कि कानून अमीरों के लिए अलग होता है, गरीबों के लिए अलग होता है, पॉलिटिशियंस के लिए अलग होता है, आम आवाम के लिए अलग होता है, जो इस वक्त ताकतवर हैं उनके लिए अलग है, जो कमज़ोर हैं उनके लिए कानून अलग है। तो ये एक बुनियादी नुक्ता नज़र है जिसके हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत से ऐसी शहादतें या शवाहिद मिलते हैं कि माशरा जुल्म पे तो चल सकता है मगर ना इंसाफी के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता। तो जुल्म भी उसी वक्त होता है अगर इंसाफ की फराहमी की जाती है तो जुल्म भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो हमारे इस्लाम के हेरिटेजेस हैं कि हम ये कहें कि जुल्म को ख़त्म कर दिया, नाइंसाफ़ी बरकरार रखें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जुल्म ख़त्म होने से नाइंसाफ़ी बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि इंसाफ की फराहमी जो है वो इंसाफ की फराहमी अगर हमारे मुल्क में होती है तो फिर जुल्म ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये पैरामीटर्स हैं जो हमारे हेरिटेजेस हैं, इनको हम बहुत फ़ख्र से अपना हिस्सा मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का, अपनी जो रूहानियत का हिस्सा मानते हैं। तो इनके ऊपर भी अमल होना चाहिए, इंसाफ की फराहमी को बड़ा अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए और जब इंसाफ की फराहमी होगी तो यकीनन हम जो इन पैरामीटर्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे और जितनी भी चीज़ें कुरान पाक में मनसूख की गई हैं, मना की गई हैं, उनको अपने माशरे से अगर हम निकालते चले जाएंगे धीरे धीरे करके कि तो उसकी वजह से भी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इस्तेहकाम की सूरत हाल मज़ीद से मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये छोटी सी जो हम बातें करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो नाज़रीन को ओपिनियंस होते हैं, इसको आगे लेके बढ़ा जाए और इससे मुल्क की बका का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर सूरत हाल और सिचुएशंस को जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोचेगी और उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। कहीं से हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स हो यानी आवाम की कोई ज़रूरत हो हुक्मरानों को, तो वो हमारे साथ भी बात कर सकते हैं, हमसे भी ओपिनियंस ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शादबाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।